Okay, then good morning to all of you. Let's begin. कल हमने जो देखा था, कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तिल तैल मूर्छन में हमने देखा था, लो मस्त मंजरी ने त्रिफला हरिकेत की जल बाटा, ये कोड याद किया था। यहाँ पे क्वालिटीज मूर्छित स्नेह का जो कोड हमने देखा था, क्वालिटीज के एसिड वैल्यू और एसिडिटी डिक्रीज होती है, सैचुरेटेड एसिड प्रोफाइल डिक्रीज होता है, अनसैचुरेशन बढ़ता है मूर्छन करने से। बुक में हमने देखा था माँ त्रिफला है ना और लोमस मंजरी ने ही त्रिफला हरिकेत की जल बाटा, दो कोड देखे थे। बाकी कटु तैल और एरन तैल के लिए भी हमने देखा था। अभी भी लोग कनेक्ट हो रहे हैं, 10 बजे के बाद मुश्किल हो जाता है कनेक्शन में, फिर क्लास डिस्टर्ब होती है। क्वाथ जो स्नेह के लिए बनाना है, उसमें हमने देखा था कि 4 गुना पानी लेते हैं और 1/4 रहने तक उसको बॉईल किया जाता है। ड्रग के बेसिस पे भी हमने देखा था, मृदु में 4 गुना पानी लेंगे, मध्य और कठिन द्रव में 8 गुना, अत्यंत कठिन द्रव में 16 गुना पानी लेंगे। क्वांटिटी के बेसिस पे हमने देखा था कि 1 कर से 1 पल तक अगर ड्रग है तो 16 गुना पानी लेना है, 1 पल से 1 कुड़व तक है तो 8 गुना लेना है, 1 कुड़व से 1 खारी तक है तो 4 गुना लेना है। डिफरेंट द्रव द्रव्यास में देखा था कि जल के लिए 1/4 16 है, क्वाथ अगर यूज किया जा रहा है 1/4 24 है, स्वरस अगर यूज किया जा रहा है 1/4 सॉरी बहुत आगे चले गए। तो अगर क्वाथ यूज किया जा रहा है तो 1/4 24 है, स्वरस यूज किया जा रहा है 1/4 32 है। फिर हमने दूध दही तक्र वाला देखा था, इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ, तो इसको क्लियर कर लें कि 1/8 पार्ट इसमें कल्क है, 1 पार्ट स्नेह है, 4 पार्ट जल है। अगर इसका जो दूध दही तक्र या मांसरस है, उसकी क्वांटिटी जनरली मेंशन होती है फॉर्मुलेशन में, उतना ही यूज करना है। अगर नहीं मेंशन है तो जल के बराबर ले लेते हैं, लेकिन हम रेशियो यही बोलेंगे 1/8:1:4। ऑप्शन में यही रहेगा और यही टिक करना है, तभी मार्क्स मिलेंगे। नंबर ऑफ द्रव द्रव्य के बेसिस पे हमने देखा था कि 4 या कम है तो अब तो 4 टाइम्स करना है। अगर 5 या उससे ज्यादा लिक्विड्स हैं तो सबको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। इसका एक एक्सेप्शन भी आज हम लोग देखेंगे। अगर इंडिकेटेड नहीं है तब के लिए मेंशन है, जहां इंडिकेशन है, अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, वहां 4 लिक्विड्स इंडिकेटेड है और चारों को इक्वल क्वांटिटी में लिया गया है, तब ये वाला मैं फिर से याद दिलाऊंगा कि इसका एक्सेप्शन है वो। स्नेह पाक बिना कल के जब बोला था, तो अगर उसमें क्वाथ इंडिकेटेड है तो क्वाथ द्रव्य को ही कल्क द्रव्य की तरह 1/6 स्नेह का ले लेते हैं। अगर इंडिकेटेड नहीं है, क्वाथ नहीं इंडिकेटेड है, तो बिना कल के ही यूज करना है, केवल स्नेह और द्रव यूज कर लेना है। एग्जाम्पल बताया था निर्गुंडी तेल का। पुष्प कल का अगर लेना है 1/8:1:4 के रेशियो में लेना है। सवीरता अवधि हमने देखी थी कि सारंगधर के अकॉर्डिंग 4 मंथ होती है, जबकि एएफआई के अकॉर्डिंग 12 मंथ है, और इसकी डोज 1 पल जनरली इंडिकेटेड होती है। स्नेह पाक काल हमने देखा था कि किसी भी चीज स्नेह पाक या इसी तरह गुड़ पाक या अवलेह पाक में भी है, एक दिन में पाक कंप्लीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बताया था कि परिचित होने पर, बासी होने पे इनमें कुछ काल के प्रभाव से कुछ प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती हैं, तो उन एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने के लिए हम इसको एक दिन में नहीं करते हैं। केवल धान्य और मांसरस अगर उसमें इंग्रेडिएंट है तब एक दिन में कर देंगे, नहीं तो अलग अलग हमने कहा था, मूलबा याद कर सकते हैं, स्वाति याद कर सकते हैं, दूध 2 याद कर सकते हैं, धाम 1 याद कर सकते हैं। ऐसे इसको ध्यान रखने की कोशिश की थी। तो इसके आगे अब आज हम लोग देखते हैं, इसमें स्नेह सिद्धि लक्षण को अगर देखें हम, तो स्नेह सिद्धि लक्षण का ये श्लोक याद करना है, इंपॉर्टेंट है। जिनको याद हो गया अच्छी बात है, जिनको नहीं याद हुआ है वो अभी इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला पॉइंट्स कम से कम जो चीजें यहाँ अंडरलाइंड है वो चीजें जरूर याद रखें। जो चीजें अंडरलाइंड है वो जरूर याद रखें। पहला पॉइंट है वर्तीवत स्नेह कलका। जो स्नेह पाक हम कर रहे हैं, चाहे घृत पाक कर रहे हो या तेल पाक कर रहे हो, कैसे कंप्लीट हुआ इसको देखने के लिए। कंप्लीट होने का क्या मतलब है? कंप्लीट होने का मेन टारगेट ये है कि पहला तो उसके अंदर वाटर ना रहे, पानी के मॉलिक्यूल सारे उड़ जाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि जितने एक्सट्रैक्ट हैं वो सारे हमारे स्नेह में आ जाए, तेल या घी जो भी लिया है उसके अंदर वो एक्सट्रैक्ट आ जाना चाहिए। तो इन दोनों को टेस्ट करने के लिए आचार्यों ने जो परीक्षाएं डेवलप की वो परीक्षाएं हैं ये।
उसी को परीक्षा करके अगर सारा सही होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि पाक कंप्लीट हो गया है, तब उसको उतार लेते हैं हाथ से। तो उसमें पहला पॉइंट क्या है, वर्तिवत स्नेह कल्कः स्याद यद अंगुल्या विमर्दिता। जो उसका कल्क है, स्नेह कल्कः मतलब स्नेह का जो कल्क है, यद अंगुल्या विमर्ता, यदि उसको उंगली से मर्दन किया जाए, उंगली के बीच में ऐसे रब करें अगर, तो वर्तिवत, वर्ती जैसा बन जाए। अगर कल को लेकर के ऐसे रब करें और वर्ती जैसा बन जाए, वर्ती समझते हो, बत्ती बत्ती है उस तरह से बन जाए। तो पहला टेस्ट ये है कि उसके कल्क वर्ती जैसा बन जाना चाहिए, इसका मतलब पाक कंप्लीट हो गया है। क्योंकि जब तक उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तब तक वर्ती जैसा बनना मुश्किल होगा। दूसरा है शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्ता। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि अगर उस स्नेह को थोड़ा सा लेकर के आग में डाला जाए, आग में एक बूंद डालें या थोड़ा डालें, तो शब्दहीनो, किसी तरह की आवाज नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जैसा जानते भी हैं कि अगर पानी रहेगा उसमें तो चट चट की आवाज आती है। हमने किचन में भी देखा होगा कि जब काम करते हैं, अगर जैसे ऑयल गर्म कर रहे हैं और उसमें पानी की एक बूंद भी पड़ जाती है तो चट चट की आवाज आने लगती है। मतलब अगर आवाज नहीं आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वाटर नहीं रह गया है, सारा पानी उड़ गया है। तो शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्ता, तो शब्दहीनो मतलब आवाज नहीं आती है, अग्नि निक्षिप्ता मतलब आग में डालने पर। स्नेह, किसको, स्नेह को। पहला जो परीक्षा था उसके कल्क से था, उसमें कल्क पड़ा है, कल्क भी तो पक रहा है, तो कल्क को उठा के बर्ती बना के टच कर लेंगे, टेस्ट कर लेंगे। दूसरा जो परीक्षा वो स्नेह को, जो स्नेह है उसको जब पानी में डालेंगे तो आवाज नहीं आएगी। इसका मतलब जो स्नेह वाला पोर्शन उसमें वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं, वर्त कल्क वाले पोर्शन में फिर भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे उसकी भी स्टेज कि कब कल्क में होता है, कब कल्क में जल का मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसको आगे देखेंगे। तो उसके बाद कह रहे हैं यदा फेनोद्गमस तैले फेन शांतिश्च सर्पिषु। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस श्लोक की यही है, यदा फेनोद्गमस तैले। इसको ध्यान रखना है, जिसको श्लोक नहीं भी याद है हिंदी में जरूर याद कर रखे, प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। यदा फेन उद्गम तैले, यदा मतलब जब, फेन मतलब फोम, झाग, और उद्गम मतलब उत्पन्न होना, तैले मतलब तेल से। जब तेल में झाग उत्पन्न होने लगे, मतलब तेल में फोमिंग होने लगी, स्टार्ट हो जाए, तो इसका मतलब पाक कंप्लीट हो गया है। और आगे क्या कह रहे हैं, फेन शांतिश्च सर्पिषी। सर्पी मतलब होता है घृत, और फेन मतलब होता है फोम या झाग, शांति मतलब शांत हो जाए। घी को जब गर्म करना शुरू करते हैं तो पहले ही झाग आने लगता है, और पकते पकते लास्ट में उसका झाग आना बंद हो जाता है। तो तेल में झाग आना शुरू हो जाए और घी में झाग आना बंद हो जाए, ये उसके पाक के लक्षण है। ये दोनों में डिफरेंस भी है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये लाइन ध्यान रहे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, किसमें झाग आना शुरू होता है, किसमें झाग आना बंद होता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी कम से कम ये लाइन जरूर याद रहे, जिसको श्लोक पूरा नहीं याद है ये लाइन जरूर याद करे, फेनोद्गमस तैले फेन शांतिश्च सर्पिषु। मतलब तेल में फेन का उद्गम प्रारंभ हो जाए, स्टार्ट हो जाए फेन आना, और सर्पी में या घृत में फेन आना बंद हो जाए, तब हम समझेंगे कि स्नेह पाक कंप्लीट हो गया है। और लास्ट में है गंध वर्ण रसोत्पत्ति। जो भी आप औषधि बना रहे हैं, जो उसमें ड्रग्स पड़ी हुई हैं, उसका गंध, उसका कलर और उसका रस, टेस्ट, ये तीनों चीज उस घी या तेल में आ जाए। जैसे त्रिफला घृत बनाया तो उस घी में त्रिफला का टेस्ट आने लगे, त्रिफला का कलर हो जाए और त्रिफला की स्मेल आने लगे, तो इसका मतलब स्नेह सिद्धि हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उस मेडिसिन से स्नेह में आ चुके हैं। तो इसका मतलब वर्तिवत स्नेह कल्काशात, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्ता याद रखना है। तीसरा यदा फेनोद्गमस तैले फेन शांतिश सर्पिशी याद रखना है। और चौथा गंध वर्ण रसोत्पत्ति, इतना याद रखना है। तो जिसको भी अगर श्लोक याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो ये 4 पॉइंट जो अंडरलाइन है उसको जरूर ध्यान रखेंगे। इसको ध्यान रखने के लिए हम लोग एक कोड भी यहाँ बना लेते हैं, वह याद कर लेते हैं इसका।
वर्तिवत स्नेह कलका, व का मतलब होगा वर्तिवत स्नेह कलका। सा याद रखते हैं शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्ता। फे याद रखते हैं फेनोद्गमस तैले फेन शांतिश्च सर्पिशी। और ग याद रखते हैं गंधवर्ण रसोत्पत्ति। तो इन सब को अगर मिला देंगे तो एक शब्द हमारे पास मिल जाएगा वस फेग। अगर वस फेग याद रखेंगे तो ये सारी परीक्षाएं याद हो जाएंगी। और प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी के भी एग्जाम में, दोनों एग्जाम्स में जब स्नेह का प्रैक्टिकल अगर मिल गया तो ये पॉइंट्स लिखने बहुत जरूरी होते हैं परीक्षा में। मतलब प्रैक्टिकल की कॉपी में जो परीक्षा लिखते हैं उसमें परीक्षा में अगर स्नेह का प्रैक्टिकल है तो ये जरूर लिखना पड़ेगा वर्ती व स्नेह कलकाश्यार शब्दहीनो अग्नि निक्षिप्ता फेनोद्गमस्तेले फेन शांति सर्पिशु और गंधवर्ण रसोत्पत्ति। तो इन चारों पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है कैसे भी, चाहे सीधे सीधे श्लोक याद हो, चाहे हिंदी में याद कर लें, और चाहे तो वसफेग याद कर लें, वसफेग, उससे ये ध्यान में आ रहेगा। तो इस तरह से ये श्लोक गलत नहीं होना चाहिए। अब ये तेल में क्यों फेन उत्पन्न होता है और घी में क्यों फेन शांत होता है, इसको अगर थोड़ा मॉडर्न साइंस के बेसिस पे देखें तो हम जानते हैं जो तेल होता है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेशन का मतलब हमने केमिस्ट्री में जाना है कि पाई बॉन्ड्स हो, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स ना हो। पाई बॉन्ड्स मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहाँ होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, पाई बॉन्ड्स होते हैं। और पाई बॉन्ड्स का ऑक्सीडेशन तेजी से होता है। हम जानते हैं सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और उससे जनरेशन ऑफ लोअर फैटी एसिड, लोअर फैटी एसिड छोटे मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड के बनते हैं और इन्हीं के कारण फेनोद्गम होता है। तो तेल क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, पाई बॉन्ड्स होते हैं और उनकी ब्रेकिंग आसानी से ऑक्सीडेशन के थ्रू हो जाती है और लोअर मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड जनरेट होते हैं, इस कारण से फेनोद्गम होता है। लेकिन घृत में क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड्स, और इनकी ऑक्सीडेशन से ब्रेकिंग नहीं होती, इनकी ब्रेकिंग के लिए हाइड्रोलिसिस चाहिए, इसीलिए हम उसमें पानी मिलाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब होगी तो इवेपोरेशन ऑफ वाटर पार्ट, वाटर का जो पार्ट है वो इवेपोरेट होगा और इस कारण से फेन शांति होगी, क्योंकि वाटर पार्ट पूरा उड़ जाएगा। सॉरी, जब तक वाटर निकलता रहेगा तब तक फेन उद्गम होता रहेगा। जब सारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा हाइड्रोलिसिस के बाद तो फेन की शांति हो जाती है। तो फेन उद्गम और फेन शांति का मेन कंसेप्ट यही है कि जो तेल होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जनरली, और घृत जो होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब अपने बुक्स को जरा देखेंगे, पेज नंबर 210। जिनके पास बुक्स है वो बुक्स में देखें, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। बुक में अगर देखें सॉरी, तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं वही सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ पे आचार्य वाग्भट का वो कंसेप्ट है 1-4-16, 1-4-24, 1-4-32 जल, क्वाथ और स्वरस के लिए हम देख चुके हैं। उसके बाद अगर इस पैरा में देखें, एक से स्नेह पाक में अधिक द्रव अगर यूज हो रहे हैं तो जो बताया था कि अगर 4 तक है तब तो 4 गुना करना है। अगर 1 से लेकर के 5 या 5 से अधिक द्रव है तो सबको स्नेह के बराबर लेना है। ठीक, ये रूल हो गया। क्वाथ के लिए बता ही दिया था, मृदु, मध्य, कठिन, अत्यंत कठिन की बात हो गई। 4, 8, 8 और 16 गुना। मात्रा के बेसिस पे 1 से 4 तोला अगर है तो 16 गुना लेंगे, 4 से 16 तोला है तो 8 गुना लेंगे, 16 तोला से 1 खारी तक है तो 4 गुना लेंगे। यहाँ सारे को तोले में मैंने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि कूड़ा और पल अलग अलग यूनिट हो रही थी। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं, वैसे भी, जैसे भी याद रहे, दोनों बातें सही होंगी। कल के परिणाम में अगर देखें तो कल्क 1/4, स्नेह पाक में कल का जो परिमाण है इसको देखेंगे, जल जो है 1/4, क्वाथ 1/6, स्वरस 1/8 और दूध दही तक्र है अगर तो 1/8 लेते हैं। ये सारी बातें हम वहां पे देख चुके हैं। नेक्स्ट पेज में अगर देखें 212 पे, तो कल्क से स्नेह पाक बताया गया है जो 4 गुना जल डाला जाता है। क्वाथ से स्नेह पाक, अगर क्वाथ है तो कल्क द्रव्य उसमें यूज कर लेते हैं। कल्कहीन स्नेह पाक में यही बताया गया है। और पुष्प कल्क अगर है तो देखिए 1, 8, 32 वाला बताया था, या इसको 1/8 भी कर सकते हैं, 8 से डिवाइड करके 1/8
1 और 4, इस रेशियो में भी। क्षीर से अगर स्नेह पाक करना है तो 4 गुना दूध लेना होगा। स्नेह पाक के काल के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घृत, तेल, गुड़ और अवलेह, इन सब कल्पनाओं को एक ही दिन में सिद्ध नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कल्पनाएं बासी होने पर विशेष गुणों का संचय करती हैं। तो ये सारंगधर संहिता का रेफरेंस है, तो इसको ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल में भी हम लोग एक दिन में नहीं करते हैं, और एग्जामिनर ये जरूर पूछता है, एग्जामिनर ये जरूर पूछेगा कि क्यों एक दिन में नहीं करते, तो ये रेफरेंस बताना होगा कि आचार्य सारंगधर ने ऐसा कहा है कि परियुषित होने पर या व्युषित होने पर, बासी होने पर उसमें विशेष गुणों का आधान होता है। कुछ टेक्निकल इशू है। रिमेनिंग टाइम 10 मिनट बता रहा है, टाइम हो गया क्या? अभी तो काफी टाइम है। ओके, जल्दी करते हैं। नेक्स्ट पेज में अगर देखें, इस पेज में पात्र पाक और पत्र कल के यहाँ थोड़ा संशोधन है, इसको हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे क्या चेंजेस है। स्नेह सिद्धि लक्षण आपको बता ही दिया, वर्ती व स्नेह कल का शास शब्द हीनो अग्निक्षिप्ता फेनोद्गम तेले फेन शांति सर्पिशी गंधवर्ण रसोत्पत्ति। अब आता है बात स्नेह पाक के भेद, स्नेह पाक के टाइप्स क्या हैं और कैसे डिसाइड किया जाता है और उनके क्या यूजेज हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्नेह पाक अगर हम देखेंगे तो जनरली 3 टाइप के स्नेह पाक होते हैं, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। 3 ही टाइप है, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। ये याद रख लेना है सबको, मृदु, मध्यम, खर। अब मृदु मतलब कम पका है, मध्यम मतलब मीडियम पका है, और खर मतलब ज्यादा पक गया है। अब कम से भी कम पका है, अगर मतलब मृदु पाक से भी कम पाक हुआ है तो उसको आम पाक बोला है, और अगर खर से भी ज्यादा हो गया है तो उसको दग्ध पाक बोला है। ये दोनों एक्स्ट्रा है। ये 3 जो मृदु, मध्यम, खर है, ये लगभग सभी ने बातें की हैं। जो आम पाक और दग्ध पाक है, ये आचार्य सारंगधर ने बात की है, और दग्ध पाक को चिक्कड़ पाक कह के वाग्भट ने मेंशन किया है। तो हमें जो ध्यान रखना है, मेनली 3 ध्यान रखना है, मृदु, मध्यम और खर। तो मृदु पाक जो होता है, इसमें कहा है कि जो कल्क होगा वो निर्यात सदृश हो जाएगा, लेस क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन कल्क। कल्क में मॉइस्चर बहुत कम बचा है लेकिन कम बचा है, और इसलिए निर्यास की तरह दिखेगा, मतलब उससे रस निकाल लिया गया है लेकिन कुछ बचा हुआ है, ऐसा कल्क दिखे, गीला गीला सा दिखेगा कल्क, तो वो मृदु पाक है। मध्यम पाक में कहा संयाव सदृश दिखेगा, संयाव का मतलब हलवा होता है, जैसे हलवे की तरह अगर दिख रहा है तो वो मध्यम पाक है। इसमें कल्क जो है सॉफ्ट होगा बट डिवाइड ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर सारा निकल गया होगा लेकिन सॉफ्ट होगा कल्क। जबकि खर पाक में बोला है शीर्यमाणे वर्ती, अगर कल की वर्ती बनाएंगे तो वर्ती बनेगी नहीं, टूट जाएगी, क्योंकि उससे जो मॉइस्चर होगा या लिक्विड पार्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया होगा और ड्राई हो गया होगा कल्क पक के, और उससे वर्ती नहीं बनेगी। शीर्यमाणे, शीर्यमाणे मतलब टूट जाना, वर्ती का, वर्ती बनने से पहले ही टूट जाया करेगी, वर्ती बन नहीं पाएगी, तो वो कौन सा पाक होगा? खर पाक। स्लाइटली रफ टू टच, रफ होता है इसलिए वर्ती नहीं बन पाती। तो ये तीनों की कंडीशन को अच्छे से हमें ध्यान रखना है कि मृदु पाक में निर्यात सदृश होगा कल्क, मध्यम पाक में संयाव सदृश होगा, संयाव मतलब हलवा होता है, और खर पाक में वर्ती बनने से पहले टूट पाएगी, मतलब बन ही नहीं पाएगी, शीर्यमाणे वर्ती, क्योंकि बहुत ही रफ टच हो जाता है उसका। अब खर से भी ज्यादा अगर पाक कर दिए तो दग्ध पाक कहते हैं उसको, और ये कठिनतर स्नेह कल्प, मतलब बहुत ही हार्ड हो जाएगा, रफनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी, और आम पाक में अपरिपक्व रह जाएगा, पकेगा ही नहीं। तो इस तरह से जो स्नेह पाक के टाइप्स हैं, जनरली 3 टाइप सभी ने बताए हैं, मृदु पाक, मध्यम पाक और खर पाक। इसके अलावा 2 मृदु से भी कम पाक है तो आम पाक है, और खर से भी ज्यादा पाक है तो दग्ध पाक है। ये समझ गए होंगे सब लोग। यूजेज ऑफ डिफरेंट स्नेह पाक अगर हम देखें तो मृदु, मध्यम और खर के लिए सभी आचार्यों ने बताया है, आचार्य चरक, सारंगधर और वाग्भट,
इन तीनों ने अलग बताया है और सुश्रुत ने उसके अलग यूजेस किए हैं कि कौन सा पाक करने पे जो स्नेह बनेगा तो उसका क्या यूज करना है। तो इसको हम लोग ध्यान रखते हैं। मृदु पाक में सबसे पहले चरक, सारंगधर और वाग्भट का, वाग्भट का थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन क्योंकि मिलता जुलता है इसलिए हम लोग एक साथ अभी ध्यान रख लेंगे कि मृदु वाला जो होगा मृदु पाक वो नस्य कर्म के लिए यूज होता है, जबकि मध्यम वाला पान और बस्ती, पान मतलब पीने से है, पीने के लिए इंटरनल एप्लीकेशन में, और बस्ती देने के लिए मध्यम यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। और खर पाक वाला जो स्नेह होगा चाहे घी या तेल, उसे अभ्यंग के लिए यूज करते हैं, मसाज, बॉडी मसाज के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस टेबल से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब रैंडमली क्वेश्चन आता ही रहता है, लगभग एक साल के को छोड़ के अगले साल जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मृदु अगर पाक है तो चरक के वो आचार्य का नाम देके क्वेश्चन पूछते हैं कि आचार्य वाग्भट के अनुसार मध्यम पाक वाले घृत का प्रयोग किसमें करेंगे। ऑप्शन होगा नस्य, पान बस्ती, भोजन पान या अभ्यंग, बस्ती कर्म पूर्ण, इस तरह के ऑप्शन होंगे। तो बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से याद रखना है इस टेबल को कि मृदु पाक में नस्य कर्म, मध्यम पाक वाले को पान और बस्ती के लिए यूज करते हैं और खर पाक वाले को अभ्यंग के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि मृदु पाक वाले को भोजन में यूज कर सकते हैं, खाने के साथ में अगर घी या तेल का यूज कर रहे हैं वहां मृदु पाक वाला यूज करना है। और प्लस पान मतलब पीने के लिए यूज करते हैं, खाने पीने के लिए मृदु पाक वाला। मध्यम पाक वाला से नस्य कर्म कर सकते हैं और अभ्यंग कर सकते हैं, और खर पाक से बस्ती कर सकते हैं, बस्ती कर्म और कर्ण पूर्ण कर सकते हैं। तो बस्ती और कर्ण पूर्ण के लिए खर पाक बताया आचार्य सुश्रुत ने। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है कि अगर पेशेंट आ गया तो उसको हम कैसे देंगे, किस आचार्य के अकॉर्डिंग देंगे, चरक के अकॉर्डिंग दें या सुश्रुत के अकॉर्डिंग दें। तो एक सीधा सीधा कंसेप्ट है कि जिसका रेफरेंस हो, जो मेडिसिन हम बना रहे हैं वो जिसके रेफरेंस से बना रहे हैं उसी का रूल फॉलो करना है, अगर उसमें मेंशन है तो। अगर सुश्रुत का कोई योग हम दे रहे हैं पेशेंट को तो सुश्रुत के अनुसार देंगे, चरक का दे रहे हैं तो चरक के अकॉर्डिंग देंगे, सारंगधर का है तो सारंगधर के अकॉर्डिंग। आम पाक के लिए बताया है कि अगर आम पाक हो गया, हमने कहा था मृदु पाक से भी कम पाक हो रहा है तो उसे आम पाक कहते हैं, और आम पाक अगर है तो हीनवीर, गुरु और अग्निमान्य कारक होता है। जबकि दग्ध पाक अगर हुआ तो वो दाह कारक और निष्प्रयोजन होता है। एक तरह से दोनों ही यूजलेस है, आम पाक भी यूजलेस है, यूजलेस क्या, नुकसानदायक है क्योंकि ये अग्निमान्य करेगा गुरु होने के कारण। और दग्ध पाक वाला अगर किसी को अप्लाई किया जाता है तो दाह उत्पन्न करेगा और निष्प्रयोजन, यूजलेस हो जाएगा। इसके बाद एक टर्म आता है आदित्य पाक। आदित्य पाक में जब पाक अग्नि के ऊपर ना करके बल्कि आदित्य का मतलब सूर्य होता है, भानु पाक जैसे हमने पढ़ा था, तो सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में अगर कोई चीज पाक किया जाए तो उसे आदित्य पाक कहते हैं। इसमें जो भी ड्रग होगी उसको स्नेह में मिक्स कर देंगे और जो भी मेंशन उसमें वेसल होगी, पात्र, उस पात्र में रखेंगे और उसको धूप में रख देंगे कुछ दिनों के लिए। तो इससे क्या होगा, उससे धूप के जो हीट होगी उस हीट से पक पक के जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो ड्रग से स्नेह में आते रहेंगे, स्क्वीज आउट होंगे और लास्ट में उसको छान के हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है काशी शादी घृत। काशी शादी घृत में बहुत सारे इंग्रेडिएंट हैं, उन इंग्रेडिएंट को एक एक कर लेते हैं और 30 पल घृत में उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसको तांबे के बर्तन में रखने के लिए बोला है, ताम्र पात्र में, ताम्र पात्र में रखते हैं और उसे सनलाइट में 7 डेज तक के लिए रखते हैं, 7 दिनों तक धूप में उसको रखेंगे। उसके बाद स्क्वीज आउट हो जाता है और स्नेह को छान के हम लोग स्नेह प्राप्त कर लेते हैं। सारंगधर संहिता का संदर्भ है और आदित्य पाक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, बुक में मेंशन नहीं है इसलिए इसको ध्यान से याद रखने की जरूरत है। इसी तरह गंध पाक एक टर्म आया है, गंध पाक क्या होता है। टाइम शायद अप होने वाला है, लेस देन 1 मिनट बचा है, इतनी जल्दी ये मीटिंग ओवर हो रही, कुछ इसमें टेक्निकल इश्यू है तो अभी 1 मिनट के अंदर ये बंद हो जाएगा, तो हम लोग फिर से रीस्टार्ट करेंगे, तो सभी लोग कनेक्ट होंगे। 1 मिनट में ये बंद होने वाला है। तो गंध पाक में क्या है, ड्रग्स आर टेकन इन इक्वल क्वांटिटी एंड पाउडर थरोली एंड पैक्ड इन कॉटन क्लॉथ। ड्रग को लेना है, उसमें उसको पाउडर करना है
और कॉटन के क्लॉथ में उसको फैला देना है और उसके बाद उसको 16 गुना तेल में डिप करना है। जैसा हम लोगों ने द्रुति, गंधक द्रुति का प्रैक्टिकल अगर किया हो तो गंधक द्रुति निर्माण जब भी करेंगे तो इसी मेथड